नमस्कार दोस्तों। और आज हम एच ओ ई आर हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन और इससे रिलेटेड लास्ट पार्ट पांचवा पार्ट हम लेके आए हैं, जिसमें लगभग क्वेश्चन, हालांकि और भी क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम टाइम टू टाइम पूरा जैसे कॉमन टेस्ट है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल एच ओ ई आर का एक लास्ट पार्ट हमारा बाकी था। बीच में हमने फाइनेंशियल रूल्स की वीडियोज़ भी दी काफ़ी डिमांड के ऊपर। और आज हम बात करेंगे एच का वो लास्ट पार्ट, पार्ट 5 लास्ट पार्ट हमने लिख भी रखा है यहाँ पे। ये धूमधूम सीरीज हमारी चल रही थी और इस धूमधूम सीरीज के अंदर हम एच का पार्ट करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 80 क्वेश्चन हम कर चुके थे 4 पार्ट के अंदर, ये आपको याद होना चाहिए। और अब हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का रेलवे नॉलेज चैनल पर। मैं हूँ आरवी सर और ये एक ऑथेंटिक चैनल है जिसके ऊपर रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसी भी प्रकार की रेलवे एग्ज़ाम हो, डिपार्टमेंट भी आपको बहुत मौके देता है आगे बढ़ने के। इन मौक़ों को भुनाने का काम आपका होता है कि इसका कैसे कैसे आप ग्रैब कर सकते हैं इन मौक़ों को। इनको लेकर आप अपने पद को ऊपर अपना प्रमोशन ले सकते हैं और कई प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को और भी बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि महज प्रमोशन आपकी डिग्निटी ही नहीं बल्कि आपके पे एंड अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, जिनके कारण जीवन एक अच्छे आयाम पर जाती हुई नजर आती है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जो हैं, एलडीसी या प्रमोशनल कोटे की कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे नॉलेज चैनल पर आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं। और मेगा टेस्ट की तरह हम परफॉर्म करते हैं। थ्योरी भी आपको अवेलेबल करा देंगे आप चाहेंगे तो। और ये पार्ट 5 लास्ट पार्ट हमारा है धूम धूम सीरीज के अंदर। अगर आपको एक प्रकार से किसी भी प्रकार की, अगर मान लो एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल की नीड है, तो कॉन्टैक्ट फॉर स्टडी मटेरियल, ये सभी एग्जाम्स आपके सामने लिखी हुई हैं। इनका स्टडी मटेरियल हम आपको अवेलेबल कराएंगे। केवल व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर आप। रेलवे डिपार्टमेंटल कैसी भी एग्जाम हो, आपकी प्रमोशनल कोटे की एग्जाम हो या फिर एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारी पूरी टीम अब प्रयास करेगी कि आप तक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेटेड मटेरियल पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत प्रेम मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगभग अभी 2-3 दिन पहले ही हमारी फैमिली जो है ये 5,000 लोगों की हुई थी, लेकिन अब ये परिवार धीरे धीरे बढ़ रहा है और काफ़ी जल्दी ही हम 10K को कवर करने वाले हैं दोस्तों। जिसमें बहुत बहुत आभार आपका। और आप कई लोग कहाँ कहाँ कितनी कठिन परिस्थितियों में बैठकर वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके हम आभारी हैं। और बिल्कुल आपको उस चीज़ का परिणाम जरूर मिलेगा, जल्द ही आप सफल होकर लौटेंगे दोस्तों अपने नए पद के ऊपर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी अब एच का ये जो लास्ट पार्ट है, इसमें आपको एकदम नई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नई क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार से क्या क्या कहा गया है। एच है क्या, तो मेनली अगर हम बात करें दोस्तों, तो एच क्या है, एक बार साइड में एक बार इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे देता हूं दोस्तों कि व्हाट इज एच। देखो, एच कोई नई चीज नहीं है। एक प्रकार से HOER हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन आपको नजर आ रहा है। हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, ये HOER है। थोड़ा सा बैकग्राउंड को और बैकग्राउंड को अलग ले लेते हैं ताकि सही दिखाई दे आपको। ठीक है सर, चलिए अब सही दिख रहा है। ठीक है, तो अगर HOER की बात करें हम यहाँ पर, तो HOER कोई नई चिड़िया का नाम नहीं है। ये 2005 में कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद में एक प्रकार से ये कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से कोई एम्प्लॉय ड्यूटी करेगा, उसके नियम हैं, कितने घंटे नौकरी करेगा, कितने घंटे पर कितना रेस्ट होना चाहिए। आपको पता है रेलवे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर हर चीज़ नियम कायदे के अकॉर्डिंग चलती है। वरना तो कर्मचारी को आप तो 24 घंटे लगा ही रखो नौकरी पर, कोई ध्यान ही नहीं देगा जब तक वो चिल्लाएगा नहीं तब तक। इसलिए नियम कानून कायदे पहले से बने हुए हैं और उन नियम कानून कायदों के अकॉर्डिंग ये जो HOER है, वास्तव में हावर्स जो पहले से ही फिक्स थे, 1961 के अंदर ही फिक्स हो गए थे। 1961 के अंदर एक एक्ट अप्रेंटिस एक्ट भी आया था, रूल भी नियम भी आया था, और एक मैटरनिटी एक्ट भी आया था। जो मातृत्व अवकाश है, जो पहले 135 डेज का मिला करता था और वर्तमान में 180 डेज का। कोई भी महिला अगर बच्चे को जन्म देती है तो 6 महीने 6 मंथ की उसको लीव मिलती हैं। केवल 2 जीवित बच्चों के लिए मिलती हैं और बड़े बच्चों के लिए मिलती हैं, 2 बच्चों के लिए केवल ये मैटरनिटी लीव होती है। ये 6 महीने की मिलती हैं एक प्रकार से। अगर महिला अनमेरिड है तो भी ये मिलेंगी, ध्यान रखना।
अगर महिला क्या है सर, अनमेरिड है, शादीशुदा नहीं है, लेकिन अगर बच्चे को जन्म दे रही है तो भी उसको ये छुट्टियां मिलेंगी। पावर्स हैं ये हमारे पास। ये मैटरनिटी एक्ट के थ्रू ये जो 135 से 180 दिन की छुट्टियां की गई, ये 1/9/2008 को की गई, और 1/9/2008 को ही आपके MACP की कुछ चीज़ें चेंज की गई, मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन इसके बारे में, और जो टीचर्स हैं उनकी LHAP और LAP चालू की गई। LAP तो उन्हें 10 मिला करती हैं 5-5 6-6 महीने पर, और ये मिलती हैं 20 कुल मिला के नॉर्मल कर्मचारियों की तरह। पहले ये नहीं मिला करती थी, लेकिन ये नई अमेंडमेंट है ये चीज़ें। तो HOER 1961 का एक्ट है। फिर रेलवे एक्ट आया 1989 में, ये आया सर रेलवे एक्ट, रेलवे के नियम। तो ये जो रेलवे एक्ट 1989 के अंदर आया, ये रेलवे एक्ट है, ये रेलवे एक्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें अलग अलग चैप्टर में रेलवे की अलग अलग चीज़ों को रखा गया। तो सर इसका जो चैप्टर है ये चैप्टर 14 है, जिसके अंदर HOER को रखा गया सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रेलवे एक्ट के अंदर जो चैप्टर 14 है, कौन से चैप्टर में HOER को रखा गया, तो सर चैप्टर 14 के अंदर HOER को रखा गया। और इसमें टोटल 7 सेक्शन के अंदर बात की गई है, 7 सेक्शन, 7 धाराएं हैं हिंदी में बोले तो। कितनी धाराएं हैं सर? 7 धाराएं। सबसे पहले अगर मोटा मोटा सबसे इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है? 130, फिर 131, फिर 132, फिर 133, फिर 134, और लास्ट वाला 135, और एक लास्ट है 136। जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं, वो धारा 136 के तहत होंगे। जितने भी सुपरवाइजरी वाली पोस्टें हैं या लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रिलेशन रहेगा, कहाँ वो हस्तक्षेप कर सकता है रेलवे में, जो लेबर मिनिस्ट्री है वो वाली, तो एक प्रकार से ये 135 के अंदर रहेगा। 133 में ओवर टाइम के बारे में रहेगा, 131 के अंदर इंटेंसिव कैटेगरी के बारे में रहेगा, उसके रेस्ट वगैरह, और 130 के बारे में चारों कैटेगरियां रहेंगी। तो सर जो HOER है इसमें बाद में अमेंडमेंट 136 के तहत किया गया, और नवीनतम जो रूल्स हैं ये 2005 के रूल्स हैं सर। 2005 के अकॉर्डिंग HOER में ये कहा गया कि कुल मिला के कितनी कैटेगरी रखी जाएंगी? 4 कैटेगरी रखी जाएंगी नौकरी करवाने की, 4 कैटेगरी में माना गया। सर ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? तो पहली कैटेगरी तो सर आपकी कौन सी रखी गई? इंटेंसिव कैटेगरी रखी गई। इंटेंसिव कैटेगरी को कौन सी श्रेणी बोला गया? गहन श्रेणी बोला गया नौकरी करने की रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर। ये वो लोग होंगे जो सबसे ज्यादा गहनता से नौकरी करते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान के साथ नौकरी करनी पड़ती है। सेक्शन कंट्रोलर हुआ, कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ, व्यस्त राजमार्गों पर स्टेशन मास्टर की ड्यूटी, ALP की ड्यूटी, एक प्रकार से ये सारी इंटेंसिव कैटेगरी में। व्यस्त राजमार्ग के अलावा कंटिन्यूअस में भी आते हैं स्टेशन मास्टर, तो एक प्रकार से ये इंटेंसिव कैटेगरी के अंदर हमने रखा। ये लोग जो ड्यूटी करते हैं, ये सबसे पहले तो इसको धारा की बात कर लेते हैं कि ये 130D के अंदर इसकी बात की गई है। धारा कौन सी है? 130D, 130D के अंदर इसकी बात की गई है। ये लोग जो ड्यूटी करेंगे ये कितने घंटे ड्यूटी करेंगे? 6 घंटे ड्यूटी करेंगे। बाकी सारी बातें एक साथ इतना लिखने के बाद अब सर दूसरी कैटेगरी जो है डेली 6 घंटे, एक दिन में 6 घंटे ही ड्यूटी करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत ध्यान के साथ नौकरी करनी पड़ती है। अगर बहुत ध्यान से कोई काम किया जा रहा है तो उस आदमी से आप ज्यादा देर काम नहीं करा सकते, वरना वर्क में एरर हो सकती है, गलती हो सकती है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इनसे कम नौकरी कराई जाती है और इनको केवल 6 घंटे ही नौकरी पर रखा जाता है। इन्हीं लोगों को कुछ पुरस्कार भी, दुर्घटना राहत पुरस्कार भी दिए जाते हैं, क्योंकि ये इंटेंसिव है, इनको मोटिवेट रखने के लिए, ज्यादा ध्यान से काम करें, इसलिए वो पुरस्कारों की भी अलग से बात करेंगे। तो इंटेंसिव गहन कैटेगरी 130D सेक्शन में बात हो रही है, 6 घंटे डेली नौकरी करेंगे। अब सर दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई? कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी आती है सर। सर कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसे हिंदी में निरंतर श्रेणी बोलते हैं। निरंतर श्रेणी का मतलब इसकी बात हो रही है सर 130A के अंदर। और सर ये जो वो लोग होंगे जो डेली कितने घंटे काम करेंगे? 8 घंटे। जैसे नॉर्मल बिना व्यस्तता वाले स्टेशनों के स्टेशन मास्टर, नॉर्मल वो सारे जैसे कार्यालय में काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ, या फिर कोई नॉर्मल, जिनको अभी 4 कैटेगरियां मैं लिखूंगा, इनके अलावा लास्ट में ये कहा गया कि जो भी रेलवे के लोग बच गए उन सबको कॉन्टिन्यूअस में डाल दो, कि लगभग कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से वो नौकरी करें, मतलब डेली 8 घंटे की नौकरी करें। इसलिए उनको इस फील्ड में डाला गया सभी लोगों को कि 8 घंटे की नौकरी तो करनी ही पड़ेगी सरकारी नौकरी के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो सर ये बातें हमने की। थर्ड वाली कैटेगरी सर रखी गई एसेंशियली इंटरमिटेंट, निरंतर और रुक रुक कर। निरंतर लेकिन किस प्रकार से? रुक रुक कर। सर रुक रुक कर की अगर बात करें, रुक कर एक प्रकार से बात कर रहे हैं, तो इसकी बात 130B में की गई है सर। और ये वो लोग होंगे जो डेली कितने घंटे काम करें? 10 घंटे।
डेली 10 घंटे ये लोग काम करेंगे, और उस 10 घंटे के अंदर अगर हम सीधा सीधा बात करें तो ये लोग आधे से ज़्यादा टाइम तक फ्री रहते हैं, आधे से ज़्यादा। जैसे कहीं पार्सल ऑफिस में कोई क्लर्क बैठा है, या फिर हॉलीडे होम में कोई व्यक्ति बैठा है, रेलवे सैलून में, रेलवे जिम में, स्विमिंग पूल के व्यक्ति, रेलवे क्लब के व्यक्ति, ये अपने टाइम पीरियड के अंदर आधे समय के लिए फ्री रहते हैं, आधे समय के लिए फ्री रहते हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ जरूरी हैं। हाँ ठीक है, माइनस कर देना। तो कुल मिला के हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि यहाँ से हमें ये पता लगेगा कि ये EI से श्रेणी आ गई, निरंतर रुक रुक कर 130 भी में 10 घंटे ये डेली काम करेंगे। उसके बाद में अगर फोर्थ वाली कैटेगरी के अंदर हम बात करें तो फोर्थ वाली कैटेगरी लास्ट वाली कैटेगरी आ गई, और इसके अंदर एक्सक्लूडेड को रखा गया सर। इसके अंदर किसको रखा गया? एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब वर्जित या बहिष्कृत, वर्जित या फिर इसे कहते हैं बहिष्कृत श्रेणी। मतलब बहिष्कृत श्रेणी कौन होगी? जो इन तीनों में नहीं ली गई, जो इन तीनों में नहीं ली गई, तो सर इसको किस में रखा गया? 130C में। तो सीधा ABCD की बात करें तो फर्स्ट वाले को D में डाल दो लास्ट में, फिर ABC नंबर से लगा दो, और इनकी जो ड्यूटी होती है एक प्रकार से 24 घंटे की ही ड्यूटी मानी जाती है। जैसे सारे के सारे सुपरवाइजर है, जैसे उनके पास जो स्टाफ काम करता है वो तो शिफ्टों में काम करेगा, 8-8 घंटे की शिफ्ट में, लेकिन सुपरवाइजर का काम तो किसी भी शिफ्ट में इमरजेंसी पड़ गई, आग लग गई कहीं पर मान लो, तो फिर उस सुपरवाइजर को तो भाग कर जाना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब आराम भी रहता है, लेकिन एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा है उसको। फिर वो ये नहीं कह सकता कि सर मेरी तो 6 घंटे की नौकरी हो गई, अब मैं तो नौकरी नहीं करूंगा, मेरी तो 8 घंटे की जॉब हो गई, मैं तो नहीं करूंगा। ऐसा फिर नहीं चल सकता। अगर आप सुपरवाइजिंग पोस्ट पे 24 घंटे आपको खड़ा, इंस्पेक्शन पर कोई अधिकारी आ रहा है, अब आपकी शिफ्ट पूरी हो गई तो कर्मचारी तो आपके सारे चले जाएंगे, दूसरी शिफ्ट के आ जाएंगे, लेकिन सुपरवाइजर नहीं, सुपरवाइजर को वहीं रहना पड़ेगा, इसीलिए इन्हें एक्सक्लूडेड कैटेगरी में रखा गया। हॉस्पिटल स्टाफ जो मेट्रॉन्स वगैरह हैं या स्टाफ नर्स हैं, वो सारी की सारी वो भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आती हैं। डॉक्टर हैं, ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं भी जा नहीं सकते, इमरजेंसी पड़ने पर बुलाया जाएगा इनको। हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आ गया तो भागकर रात को भी आना पड़ेगा, तो ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी। एक फैमिली प्लानिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि फैमिली प्लानिंग वाला स्टाफ वो किस में आता है, तो वो भी एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये चारों कैटेगरी की रेलवे में बताई गई हैं, ये चारों कैटेगरी HOER रूल्स 2005 के अकॉर्डिंग बनाई गई हैं। इन सब की बात रेलवे एक्ट 1989 के चैप्टर 14 में की गई है, और चैप्टर 14 के अंदर टोटल सेक्शन कितने हैं सर? 7 सेक्शन है, और 7 सेक्शनों में से इन कैटेगरी का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है वो 130 सेक्शन में किया गया है। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिटेल में जान ली सर। अब सुनो, जो इंटेंसिव गहनता से नौकरी कर रहा था वो 6 घंटे नौकरी कर रहा था, जो नॉर्मली कॉन्टिन्यूस रेगुलर रेलवे में है नौकरी कर रहा है तो 8 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, जो EI श्रेणी के अंदर है उसे 10 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, और एक्सक्लूडेड जो स्टाफ है वो 24 आवर्स एक प्रकार से नौकरी पर ही है, बीच में आराम भी है, जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, पड़ेगी तो आना पड़ेगा। अब सर इनसे 2 घंटे और नौकरी करा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरजेंसी में स्टाफ शॉर्ट है तो करा सकते हो नौकरी 2 घंटे। अगर इनसे 2 घंटे और नौकरी करा लोगे तो भी करा सकते हो, इनसे 2 घंटे और नौकरी करा लोगे तो भी करा सकते हो, और ये तो 24 घंटे नौकरी पर ही हैं सर। यहां तक तो चल जाएगा मामला, लेकिन 8 घंटे से ज्यादा अगर आपने इंटेंसिव वाले से जॉब करा लिया, अगर 10 घंटे से ज्यादा आपने कंटिन्यूअस वाले से जॉब करा लिया, और अगर 12 घंटे से ज्यादा आपने एसेंशियली इंटरमिटेंट वाले से जॉब करा लिया, इसका मतलब यह समय इन सभी का कौन सा समय माना जाएगा सर? लॉन्ग ऑन का समय माना जाएगा। लॉन्ग ऑन का समय का मतलब हो गया अब इनको ओवर टाइम देना पड़ेगा। सर ओवर टाइम कैसे? वैधानिक सीमा तक। वैधानिक सीमा का मतलब रोस्टर ड्यूटी के अकॉर्डिंग। सर रोस्टर, रनिंग कर्मचारियों के लिए रोस्टर हमेशा ध्यान रखना, इंटेंसिव कैटेगरी के रनिंग कर्मचारी होते हैं, और रनिंग कर्मचारियों का रोस्टर हमेशा बाई वीकली बनता है। बाई वीकली का मतलब एक प्रकार से कितने दिन का रोस्टर बनता है सर? 2 वीक का, 14 डेज का रोस्टर बनता है जो रनिंग कर्मचारी होते हैं लगभग उनका। लेकिन सर EI या कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी के जो लोग हैं उनका रोस्टर हमेशा वीकली बनता है, ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो रनिंग कर्मचारी है उनका 2 बार। सर 2 बार क्यों? उनका वीकली क्यों नहीं बनता? क्योंकि कई बार रनिंग कर्मचारी ट्रेन में चलते हैं तो उनको बीच में आराम भी मिल जाता है, नहीं मिलता, तो जो बात की जाती है वो उनकी 2 ट्रिप के हिसाब से बात की जाती है, मतलब 14 डेज। अब 14 डेज के अंदर उनको बेनिफिट भी दिया नहीं दिया, उन दोनों में मिला के उनके घंटे कितने ज्यादा जा रहे हैं।
मतलब 14 डेज में किसी ने 2 ट्रिप की होंगी, किसी ने 3 ट्रिप की होंगी, किसी ने 4 ट्रिप की होंगी रनिंग के अंदर, तो उस हिसाब से एक मैनेजमेंट, कभी कभी मान लो ऐसे अगर एक ही ट्रिप के अगर या वीकली अगर उस चीज को जज करने लगे तो हो सकता है अगले वीक में उनको रेस्ट दे दिया, तो एक प्रकार से वो एडजस्ट हो जाए, इसलिए उसको बाई वीकली किया गया कि पहले में अगर किसी से ज्यादा करा लिया तो दूसरे में रेस्ट देके उसको ओवर टाइम के नीचे ले आई, अगर पहले में कम कराया है तो दूसरे में ज्यादा करा लें, तो एक प्रकार से इस हिसाब से मैनेज करने के लिए बाई वीकली होता है। बाकी इन लोगों का वीकली रोस्टर बनता है। रोस्टर क्या होता है? ड्यूटी के घंटों का रिकॉर्ड करने वाला या किसी भी मामले का अप्रूवल देने वाला। ओवर टाइम कभी भी चालू करना होगा तो पर्सनल ब्रांच से अप्रूवल लेनी पड़ेगी सर, अकाउंट्स में भी जाता है मामला। तो कुल मिला के इनसे 8 घंटे से ज्यादा, इनसे 10 घंटे से ज्यादा और 12 घंटे से ज्यादा टाइम को क्या माना जाएगा? लॉन्ग ऑन माना जाएगा। सर ये जो पहले वाली दोनों श्रेणियां हैं इनको वीकली आपको, भाई सरकारी नौकरी है तो ये कहते हैं कि 6 दिन नौकरी के बाद 7वें दिन रेस्ट होना चाहिए, एक दिन तो रेस्ट होना चाहिए कर्मचारी का, तो वीकली इन दोनों कैटेगरियों का जो रेस्ट है ये 30 घंटे का होना चाहिए। 30 घंटे अगर लगातार और कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, अगर 30 घंटे कॉन्जिक्यूटिव हो गए तो जिनमें एक रात जरूर शामिल है, नाइट आ जानी चाहिए तो नाइट तो आई जाएगी लगातार। बोलो क्लियर? 30 घंटे के अंदर। ये जो ईआई कैटेगरी है इसका जो रेस्ट है ये 24 आवर्स का है सर, 24 घंटे। क्यों? क्योंकि ये 50% से ज्यादा टाइम तक आराम में ही रहते हैं। रेलवे क्लब के लोग, स्विमिंग पूल के लोग एक निश्चित समय में कोई व्यक्ति आते हैं, बाकी ये 50% से ज्यादा समय एकदम आराम पर रहते हैं। तो एक प्रकार से इनका 24 घंटे का रेस्ट होता है। और इनकी बात एक्सक्लूडेड की बात ही क्यों करें हम, ये तीनों कैटेगरी की हमने बात कर ली। अब सर और क्या याद होना चाहिए? और याद ये होना चाहिए कि इंटेंसिव कैटेगरी वाले लोग लगभग 42 घंटे से 45 घंटे वीकली काम करते हैं। इनका टाइमिंग ये है सर, वीकली का मतलब एक वीक के अंदर। डेली की ड्यूटी तो 6 घंटे, लेकिन हो सकता है कभी 2 घंटे ज्यादा करा ली, कभी 6 ही कराई, कभी 8 करा ली, कभी 6 कराई, कभी 8 करा ली, इस हिसाब से मैनेज कर करा के। और इनकी ड्यूटी का जो टाइमिंग है ये 42 से 45 घंटे है सर। जो कॉन्टिन्यूस कैटेगरी वाले हैं इनका 48 आवर्स से लेकर 54 आवर्स तक वीकली ड्यूटी का टाइमिंग है सर। एक वीक में इतने घंटे इनकी नौकरी बननी चाहिए जो जॉब करते हैं ये। असेंशियली इंटरमिटेंट है, इनका 60 आवर्स से 72 आवर्स ड्यूटी का टाइम है एक वीक के अंदर। लेकिन हॉलीडे होम या फिर रेस्ट हाउस के जो कर्मचारी है वो 75 आवर्स भी करेंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। ऐसे तो कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में कार्यालयी जो लिपिक हैं उनके बारे में, भाई अभी हमने कॉन्टिन्यूअस में थोड़ी देर पहले कहा कि 48 आवर्स से 54 आवर्स काम होना चाहिए, लेकिन जो कार्यालयों में जो डीआरएम ऑफिस, जोनल हेडक्वार्टर या जितने भी मेन ऑफिस हैं जो 5 डे वीक चलता है उनमें साफ साफ कह रखा है कि कार्यालयी लिपिक कॉन्टिन्यूअस में होते हुए भी कितने घंटे काम करेंगे? केवल 40 घंटे काम करेंगे सर, 40 आवर्स ही काम करेंगे। 8 घंटे की रोजाना की नौकरी होगी, 5 दिन का जॉब देख लो तो 8 का 5 गुना 40 आता है, 8 5 जा 40 आवर्स ये काम करेंगे। ये अंडरलाइन की हुई बात है। कॉन्टिन्यूअस में होने वाले कर्मचारियों का टाइमिंग है 48 से 54, लेकिन जो ऑफिशियल लिपिक है, क्लरिकल स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, वो स्टाफ 40 घंटे ही काम करेगा। बोलो क्लियर? तो ये हमने पढ़ा। उसके अलावा और हमें क्या पता होना चाहिए सर? ये लॉन्ग ऑन याद रह जाएगा। एक शॉर्ट ऑफ वर्ड भी आता है। शॉर्ट ऑफ इसलिए आता है कि आज की ड्यूटी और कल की ड्यूटी के अंदर अगर इस आदमी को कल की ड्यूटी के अंदर आपने अगर पूरा रेस्ट दिए बिना बुला लिया तो कम से कम 12 घंटे पहले तो आप मत बुलाओ इस वाले आदमी को जो इंटेंसिव श्रेणी में काम कर रहा है। इस पर्सन को या कोई भी महिला है अगर ये नौकरी कर रहे हैं तो इसको 12 घंटे से पहले मत बुलाओ, वरना फिर ये वाला मामला शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। शॉर्ट ऑफ का मतलब अब आपने आपके पास इतनी शॉर्ट ऑफ थी कि उससे डबल ड्यूटी करा ली, डबल ड्यूटी मानी जाएगी फिर वो। तो कुल मिला के 12 घंटे से पहले अगर इसे बुला लोगे तो शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। ये थोड़ा रिलैक्स में रहता है तो इसको 10 घंटे से पहले बुला लोगे तो शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। और ये और भी रिलैक्स में रहता है तो इसको 8 घंटे से पहले बुलाओगे, मतलब और थोड़ा सा टाइम की रियायत दे दी, 8 आवर्स से पहले बुलाओगे तो इस मामले को शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। अगर मान लो यहां इन कैटेगरियों में कोई भी आदमी काम कर रहा है और अगर उसका घर 500 मीटर मतलब कुल मिला के 500 मीटर से आधे किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है तो उसकी 7 आवर्स की ड्यूटी को 8 आवर्स माना जाएगा। 7 आवर्स की ड्यूटी को कितने आवर्स माना जाएगा? 8 आवर्स माना जाएगा। अगर वह उसका रेजिडेंशियल और वर्किंग प्लेस का डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर से ज्यादा है तो माना जाएगा। लेकिन ड्यूटी कंटिन्यूअस स्टेज पर होनी चाहिए, स्प्लिट नहीं होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर स्प्लिट भी नौकरी हो सकती है क्या? बिल्कुल स्प्लिट भी हो सकती है, अगर सुपरवाइजर पर डिपेंड करता है। मान लो एक ट्रेन सुबह जा रही है, एक ट्रेन शाम को जा रही है और 2 ही ट्रेनें जा रही है तो वो क्या करेगा? स्टाफ उसके पास एक ही है तो वो कहेगा सुबह भी ड्यूटी कर लेना और शाम को भी ड्यूटी कर लेना, ट्रेन का काम कर जाना
ट्रेन निकाल जाना अपनी, उसके बाद में घर चले जाना। इसका मतलब 4 घंटे सुबह नौकरी लगा दी, 4 घंटे शाम को। सर ये तो गजब बात है। तो सर ऐसे तो कितने टुकड़ों में लगा सकते हैं क्या? एक एक घंटे भी कर सकते हैं क्या? नहीं, ये बाकायदा HOER रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि आप मैक्सिमम कितने स्पेल के अंदर काम करा सकते हैं? 3 स्पेल, मतलब 3 बार कर्मचारी को ड्यूटी पर लगा सकते हो कि हाँ यहां लगा दिया, फिर बाद में यहां लगा दिया, फिर बाद में यहां लगा दिया। और 3 बार के अंदर मैक्सिमम आपको उसको कितने ब्रेक देने हैं सर? 2 ब्रेक देने हैं। कैसे भाई? पहली बार के बाद में ब्रेक दे दिया, ब्रेक ले लेना और वहां जाना, फिर आपने कह दिया ब्रेक ले लेना और वहां जाना, और तीसरी बार में कह दिया कि छुट्टी है आपकी। तो बताओ, ड्यूटी तो 3 बार करा ली, लेकिन बीच में ब्रेक कितनी बार दिया? 2 बार, फिर तो घर ही भेज दिया अगले को। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 3 स्पेल और 2 ब्रेक में आप नौकरी करा सकते हैं। उसके अलावा और हमें क्या पता होना चाहिए? और हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये इंटेंसिव कैटेगरी के लोग हैं, या इनमें से कोई भी लोग है, ज्यादातर इंटेंसिव के लोग ही ओवर टाइम करते हैं। ओवर टाइम इनकी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये रनिंग स्टाफ में, बाकी ये स्टाफ जो है ये कम ओवर टाइम करता है। तो कुल मिला के इंटेंसिव कैटेगरी का स्टाफ जो है, ओवर टाइम इसको किस हिसाब से मिलेगा? तो सर इन्होंने अगर अपने लिमिटेड आवर्स, ओवर टाइम जो वैधानिक सीमा, अगर इन्होंने 8 घंटे से ज्यादा नौकरी कर ली तो ओवर टाइम बनेगा। कितने घंटे से ज्यादा नौकरी कर ली दोस्तों? 8 घंटे से ज्यादा नौकरी कर ली तो क्या बनेगा? ओवर टाइम बनेगा दोस्तों। लेकिन यहां पर सीधा सीधा ये पता लग रहा है हमें कि 8 घंटे से ज्यादा अगर नौकरी कर ली तो ओवर टाइम, तो एक स्टैच्यूअरी हावर्स रोस्टर में फिक्स किए हुए हैं कि इस स्टैच्यूअरी हावर्स के बीच की अगर जो नौकरी है रोस्टर आवर्स के अकॉर्डिंग, वहां तक तो 1.5 गुना सैलरी मिलेगी। वहां तक तो कर्मचारी को कितने गुना? 1.5 टाइम्स सैलरी मिलेगी। और अगर उसके बाद में भी आप ड्यूटी करा रहे हैं उस पर्सन से, तो फिर आपको 2 टाइम्स सैलरी मिलेगी। अब सर गजब बात यह है कि 2 टाइम्स किस किस का होता है? तो सर ये 2 टाइम्स बेसिक का भी होता है, फिर डीए का भी 2 टाइम करें, और सबसे मेन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी 2 टाइम्स होता है। यही इसकी सबसे खास बात है, इसलिए रेलवे के रिवेन्यू पर ज्यादा फर्क डालता है ओवर टाइम। इसलिए रेलवे ओवर टाइम से ज्यादा किस पर ज्यादा ध्यान देता है? ओवर टाइम से ज्यादा आउटसोर्सिंग करने पर ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि डबल सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। एक आदमी आउटसोर्सिंग से फटाफट कॉन्ट्रैक्ट करके ले लेंगे, IREPS पर कॉन्ट्रैक्टर ले आएगा, और कॉन्ट्रैक्टर बंदे को ले आएगा तो फिर उसको केवल उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो ज्यादा भार पड़ता है बेसिक का, डीए का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, इसका डबल आपको देना पड़ता है। तो इसलिए सर 15 मिनट तक की अगर आपकी ड्यूटी है तो इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अगर 15 मिनट से कम ड्यूटी है तो इस ड्यूटी को, क्यों, इतना तो आपका फर्ज बनता है भाई, 15 मिनट रेल को नहीं दे सकते क्या आप? उसके बाद में रेल आपको ये कहती है कि 15 मिनट से लेकर 15 मिनट से प्लस और 45 मिनट तक की अगर आपकी ड्यूटी है, तो इसके बीच में कितने भी मिनट की आपने नौकरी की है, इसका मतलब ये जो टाइम है ये 30 मिनट कंसीडर किया जाएगा। आधे घंटे की नौकरी मानी जाएगी आपको, चाहे 16 मिनट ही जॉब की हो आपने, लेकिन आधा घंटे के हिसाब से आप ओवर टाइम क्लेम करेंगे। और अगर आपने 45 मिनट्स प्लस से लेकर 60 मिनट्स तक अगर आपने नौकरी की है, इसके बीच में चाहे 46 मिनट ही हो, तो इस पूरे को 60 मिनट या 1 घंटा माना जाएगा, 1 आवर माना जाएगा। इस हिसाब से आप ओटी क्लेम करेंगे, ओवर टाइम क्लेम करेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ये वाला हमारा पूरी चीजें ऐसे हमने समझाई हैं, और इस प्रकार से हमने पूरी बातों को यहां रखा है। किसको कितना प्रिपरेटरी और कंपनसेटरी रेस्ट की भी बात आती है, किसको कितना मिलना चाहिए, ये हमने एकदम खुली किताब की तरह हमारी क्लासों में हमने, क्वेश्चन पे तो हम गए नहीं, उससे पहले ही हमें पूरा समय लग गया दोस्तों। लेकिन अगर आपने ये स्लाइड देख ली, मजाल है आपका सवाल गलत हो जाए, 1% भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। इतना बेहतरीन गजब तरीके से हम प्रिपेयर होके जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए अब करते हैं सवालों की शुरुआत। ये हमने डिटेल में सारी बातें जानी, और आप अगर किसी व्यक्ति को सुपरवाइजर बनाते हैं तो आप चीफ लेबर कमिश्नर CLC के पास बिल्कुल एक कॉपी भेजेंगे। और दूसरा, HOER के मामले में PCPO बहुत बड़ी तोप होता है। PCPO प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, किसी भी प्रकार का डिवीजन में भी अगर विवाद हो रहा है या कैसा भी विवाद हो रहा है तो PCPO उस विवाद का निपटारा करेगा। बाकी HOER के लिए अगर रोस्टर अप्रूवल की बात की जाए तो PCPO करेगा, और अगर पर्सनल डिपार्टमेंट में अगर डिवीजन लेवल पर बात करें तो सीनियर DPO या डिप्टी CPO इसके पास भी पावर है। लेकिन डिप्टी CPO और ये सारे PCPO की बात मानेंगे तो अधिकतम मैक्सिमम जो पावर है वो किसके पास है? PCPO के पास। किसी को कौन सी कैटेगरी में रखना है, कौन सी कैटेगरी में हटाना है, ये सारी बातें। अब मान लो आपने किसी कैटेगरी में या रोस्टर आपने डिफाइन कर दिया,
कोई कर्मचारी आपसे संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब उस कर्मचारी को अधिकार दिया हुआ है सर अपील करने का। बिल्कुल वह अपील कर सकता है। कितनी डेज के अंदर कर सकता है सर? 90 डेज के अंदर। जब आपने रोस्टर लागू किया उसके 90 डेज के अंदर वह कर्मचारी अपील कर सकता है। किसके पास? श्रम और रोजगार मंत्रालय, जो लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, उसके पास भी कर सकता है, और पीसीपीओ के पास जाकर भी अपना चीजें प्रस्तुत प्रेजेंटेशन दे सकता है। सर ये फर्स्ट अपील हुई। अगर वह सेकंड अपील करना चाहता है तो भी उसे 90 डेज का फिर से टाइम मिलेगा। अगर वह संतुष्ट नहीं है तो चीफ लेबर कमिश्नर के पास उसकी सुनवाई हो सकती है। तो इस प्रकार से ये HOER था सर। करें सवाल, करें शुरुआत। कई बार HOER के रूल रोड साइड स्टेशन पर अलग लगते हैं, नॉन रोड साइड स्टेशन पर अलग लगते हैं। हाफ किलोमीटर के अंदर रेजिडेंस है उसके लिए अलग लगते हैं, हाफ किलोमीटर के बाहर है तो उसके लिए अलग लगते हैं। आप में से बहुत सारे रेलवे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, लेकिन रेलवे आपको बहुत सारी सुविधाएं देता है। उन सुविधाओं को उठाना चाहिए और हमेशा पूरे नॉलेज के साथ अपनी नौकरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जॉब आप कर रहे हैं, किसी से दब के नहीं रहना। नौकरी ना तो किसी ने खैरात में आपको दी है, और आपने अपने दम पर नौकरी पाई है। अपने दम पर अगर नौकरी पाई है, और चाहे आप सीजी ग्राउंड पर लगे हो, मैटर नहीं करता। आज आप अपनी नौकरी अगर अपने बिहाफ पे कर रहे हैं तो गजब तरीके से क्या करो, शानदार तरीके से। ठीक है, तो यहाँ सरकारी महकमे में हर किसी ना किसी का व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई आदमी होता है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपके ऊपर बैठे हुए लोगों के ऊपर भी कोई ना कोई बैठा है, तो इसलिए वो भी उनके अंडर प्रेशर में है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। और कुल मिला के ये हमने सीरीज स्टार्ट की थी, और इस सीरीज के अंदर हम ये पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 80 क्वेश्चन का हमारा मामला किया हुआ था, और 80 क्वेश्चन से आगे हम 81 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या कि मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव। इंटेंसिव यानी जिससे 6 घंटे नौकरी करानी थी, उसके लिए अगर आप एक वीक में 3 घंटे का ही केवल उसे समय देंगे, किस चीज के लिए? गहन श्रेणी में वर्गीकृत रेलवे कर्मचारी के मामले में प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा क्या 3 घंटे है क्या? बिल्कुल, एक वीक में उसके लिए कितना समय है सर? 3 घंटे। एक वीक में इंटेंसिव कैटेगरी के व्यक्ति के लिए प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री जो टाइम है, वर्क है, उसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो एक वीक में कितने घंटे? 3 घंटे आपको समय मिलेगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज EI एंड मतलब एसेंशियली इंटरमिटेंट, जो 10 घंटे नौकरी करते हैं, मैक्सिमम 12 घंटे करा सकते हैं, और उनको 24 घंटे एक्स्ट्रा काम करा लिया अगर इन ए वीक, तो क्या उनका समय 6 घंटे है क्या? नहीं सर, ये तो गलत दे रखा है, 6 घंटे नहीं, 4.5 घंटे पढ़ा था हमने। 4.5 आवर। जो एसेंशियली इंटरमिटेंट लोग हैं, अगर उनसे आप 24 घंटे एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं, तो प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री जो टाइम दिया जाएगा उन्हें 6 घंटे ना देके और 4.5 घंटे, और अगर ये 24 घंटे की जगह 12 घंटा कर दिया जाए तो फिर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। जैसे ही समय बढ़ाते हैं फिर 4.5 तक आ जाते हैं आगे के 12 घंटे में। तो कुल मिला के ये तो गलत है सर, 6 घंटे नहीं होगा आंसर, 4.5 आवर हमारा आंसर होगा। अगर EI कैटेगरी में कोई आदमी काम कर रहा है और 24 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है, अगर ये 12 घंटे होते तो उत्तर 3 घंटे होता। तो सर यहां पर आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज एसेंशियली इंटरमिटेंट, ये कह रहा है, एंड कॉल्ड अपॉन टू वर्क 12 एडिशनल आवर्स। वही तो बात होगी जो अभी हमने कहा, अभी 24 घंटे एक्स्ट्रा काम करा रहे थे, अगला कह रहा है क्या उसके लिए 4.5 घंटे मिलेंगे क्या? अगला, लेकिन यहाँ EI कैटेगरी के अंदर है, EI के रूप में वर्गीकृत और एक सप्ताह में 12 अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए बुलाए गए रेलवे कर्मचारियों के मामले में प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा कितनी है? क्या 4.5 घंटे है क्या? अभी हमने यहाँ क्या किया था, 24 के लिए था ना, ये 24 के लिए 6 घंटे दे रखा था ना, तो 6 घंटे थोड़ा ही होता है, 4.5 घंटे ही होता है। तो यहाँ पर ये 4.5 घंटे किसके लिए है? 24 के लिए तो है। एक बार इसको मैं एक बार क्रॉस चेक करेंगे, लेकिन वर्तमान में 4.5 घंटे 24 के लिए होना चाहिए। एक बार इसको देख लेंगे, यहाँ 24 आवर्स था या 12 आवर्स था। कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं कि इसके लिए क्या एक्चुअल होगा डेटा। चलिए दोस्तों, मैक्सिमम टाइम प्रेस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन केस ऑफ गेटमैन इज 3 आवर्स ए वीक। क्या 3 घंटे है क्या गेटमैन के लिए जो टाइम है वो? बिल्कुल 3 घंटे का समय है। गेटमैन के मामले में प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा एक वीक के अंदर कितनी है? तो कितने आवर्स है सर? 3 आवर्स है। कितने आवर्स हैं? 3 आवर्स है सर, ये जरूर याद रखें।
जो इंटेंसिव कैटेगरी है उसको एक जो समय दिया गया है वो 4 घंटे है। ईआई के अंदर 24 घंटे काम करने पर 4.5 घंटे है और 12 घंटे काम करने पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस प्रकार से कुछ बातें हैं। हाँ जी सर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क बाय रनिंग स्टाफ शैल बी डीम्ड टू बी 4 आवर्स ए वीक। क्या जो रनिंग स्टाफ है उसको रनिंग स्टाफ द्वारा प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए आवश्यक समय सप्ताह में 4 घंटे माना जाएगा? क्या ये सही बात है? क्या बिल्कुल सही बात है, 4 घंटे। अभी तो हमने बात की कि इंटेंसिव कैटेगरी के अंदर कितने घंटे माने जाएंगे, 4 घंटे। ईआई में हमने ये 2 कंडीशन बता दी आपको, तो कुल मिला के ये समय माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द टाइम असेस्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टाफ क्लासिफाइड एज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी की बात कर रहा है, इज 45 मिनट्स पर डे, द सेम शुड बी ट्रीटेड एज 1 आवर। आपसे सीधा ये कह रहा है कि 45 मिनट से अगर किसी स्टाफ ने काम किया है कॉन्टिन्यूअस में, तो क्या वो 1 घंटे माना जाएगा क्या? यदि सतत के रूप में वर्गीकृत कर्मचारियों के संबंध में प्रारंभिक और पूरक कार्य के लिए निर्धारित समय प्रतिदिन 45 मिनट है तो इसे 1 घंटा माना जाना चाहिए, बिल्कुल माना जाना चाहिए। यही तो हमने बात की थी। 45 से कम है तो आधे घंटे पे आ जाएगा मामला, 45 से ज्यादा है तो 1 घंटे पे मामला चला जाएगा। हमने ये खुद बात की थी यहाँ पे कि सर 15 मिनट से कम की नौकरी को नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा 15 मिनट प्लस कर दिया आपने और 45 मिनट तक चले गए तो इस समय को आप क्या मानेंगे? 30 मिनट, आधा घंटा जोड़ेंगे और 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक के समय को आप क्या मानेंगे सर? आप इसे 1 घंटा मानेंगे। ये हमने बात की है। चलिए, ओवर टाइम शैल बी पेड टू स्टाफ टू परफॉर्म एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ ड्यूटी बियॉन्ड रोस्टर आवर्स। आपसे सीधा सीधा ये कह रहा है कि निर्धारित घंटों से अधिक अतिरिक्त घंटों की ड्यूटी करने के लिए कर्मचारियों को ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। बिल्कुल किया जाएगा। जो इंटेंसिव कैटेगरी है वो 6 घंटे प्लस में 2 घंटे एक्स्ट्रा करा लिए तो इसको 8 घंटे बाद नौकरी कराओगे तो स्टैच्यूरी आवर्स से रोस्टर ड्यूटी के आवर्स के बीच में 1.5 गुना सैलरी देनी पड़ेगी और फिर आपको कितने गुना? 2 टाइम्स सैलरी देनी पड़ेगी, 1.5 और 2 टाइम्स सैलरी देनी पड़ेगी। अगर कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी का पर्सन है तो 8 घंटे प्लस 2 घंटे 10 घंटे के बाद में उसको 1.5 गुना सैलरी देनी पड़ेगी, फिर आपको 2 गुना। ये सैलरी बेसिक डीए प्लस में टीपी सब पर मिलाकर बनती है, इसलिए ज्यादा सैलरी बनती है लोगों की। सरकार पर, रेलवे पर बहुत ज्यादा इस चीज का बहुत ज्यादा भार पड़ता है। इसके अलावा ईआई कैटेगरी है तो इन्होंने 10 घंटे नौकरी की, 2 एक्स्ट्रा करा ली, 12 घंटे बाद में फिक्स सीमा तक 1.5 गुना और फिर 2 गुना लगेगा पैसा। और एक्सक्लूडेड तो बाहर ही है, बहिष्कृत है, ओवर टाइम का मान इनके ऊपर लागू नहीं होता। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि निर्धारित घंटों से ज्यादा काम करने पर ओवर टाइम मिलेगा। बिल्कुल सर, ओवर टाइम मिलेगा, इसीलिए आउटसोर्सिंग की जाती है। और टेंडर करने के लिए एक पोर्टल है, IREPS नाम है इसका, इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम नाम है इसका। और इस पर NIT जारी की जाती है। NIT यानी नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। किसी को भी सजा देनी है तो NIP होती है वो, नोटिस इम्पोजिंग पेनल्टी। तो यहाँ पर NIT, और इस NIT का टाइम जो होता है वो कितने दिन का होता है? 21 डेज का। वहाँ बाकायदा लिखा हुआ है कि सिंगल टेंडर इज एक्सेप्शन, सिंगल टेंडर नहीं करना है आपको, ओपन टेंडर करना है हमेशा। कैसा टेंडर करना है? ओपन टेंडर। और ओपन टेंडर के तहत आप लोग जो भी करेंगे वो ओपन टेंडर के तहत ही फर्म बुलाएंगे और फर्मों को आने के लिए 21 दिन का नॉर्मली टाइम दिया जाता है। अगर ज़्यादा ही जल्दी है तो आपको हायर अथॉरिटीज से अप्रूवल लेके और जल्दी मामला निपटा सकते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे वो आपको EMD जमा कराएंगे, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 2% होता है। अगर बाद में आपको अगर वो टेंडर अवार्ड हो गया तब तो ये जो पैसा है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट में चला जाता है और आप PG जमा कराते हैं, परफॉर्मेंस गारंटी 5%, और फिर काम चालू कर देते हैं। आपका काम चलता रहता है, पैसा मिलता रहेगा, वेरिएशन होगा तो SD ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो कुल मिला के एक प्रकार से लास्ट में काम कंप्लीट हो जाता है, बिलों का भुगतान हो गया, काम कंप्लीट प्लस 60 डेज बाद में ये PG आपकी रिलीज कर दी जाती है। परफॉर्मेंस गारंटी है ये रिलीज कर दी जाती है कि ठीक है आपने अच्छे से काम किया है, परफॉर्मेंस की गारंटी थी केवल वो आपकी, वरना कटौती की जा सकती है। और अगर शुरू में ही आपको अवार्ड ही नहीं हुआ और 2% आपका जमा था तो ये 2% आपका रिफंड हो जाएगा। इस प्रकार से बात होती है सर, बोलो क्लियर? तो ये टेंडर की बात होती है। IREPS पोर्टल होता है, इस पर एक प्रकार से अधिकारियों के भी ID बनी हुई होती है और फर्मों की ID भी बनी हुई होती है। जो लिस्टेड फर्म होती है उनकी लिस्ट हर एक ब्रांच ऑफिसर के कमरे में होती है कि ये लिस्टेड फर्म है,
और जो अगर अच्छे से काम नहीं कर पाता है उसको ब्लैक लिस्टेड भी कर देते हैं IREPS पोर्टल पर। हाँ जी, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज बिटवीन द रोस्टेड एंड स्टैच्यूरी हावर्स ओवर टाइम शेल बी पेड एट 1.5 टाइम्स द ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। 1.5 है ये एक प्रकार से। तो ये कहना चाह रहा है कि 1.5 गुना पैसा मिलेगा क्या? बिल्कुल 1.5 गुना पैसा मिलेगा अगर निर्धारित और वैधानिक घंटों के बीच कर्तव्यों का पालन करने के लिए वेतन की सामान्य दर 1.5 गुना। और ये 1.5 गुना किस किस का होता है सर? कर्मचारी के बेसिक को भी देखा जाता है, DA को भी देखा जाता है, और प्लस में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस को भी देखा जाता है। जैसे मान लो कोई ऐसा कर्मचारी है, फिर उसको किस हिसाब से सैलरी मिलेगी वो सुनो। देखो रेलवे पर कैसे बार पड़ता है। जैसे मान लो कोई ऐसा कर्मचारी है जिसकी 40,000 बेसिक पे है। अब सर 40,000 बेसिक पे है तो इसका 60% तो DA ही हो गया। तो 60% कितना हो गया सर? 24,000 इसका DA हो गया, ये इसका DA बन गया। और मान लो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है ये 4,000 मान लो, लगभग अभी 4,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है। तो एक प्रकार से उसकी जो सैलरी बन रही है HRA के अलावा सैलरी बन रही है ये 64 और 68,000। HRA मान लो उसने क्वार्टर ले रखा होगा, तो HRA के अलावा 68,000 बन रही है उसकी सैलरी। तो सर इसका 1.5 गुना बनेगा फिर पर आवर के हिसाब से निकाल के, 1 घंटे के हिसाब से निकाल के, और इसका 1.5 गुना सैलरी बनेगी। और अगर उस सीमा से भी ऊपर चला गया तो इसका कितने गुना? 2 गुना। इसलिए भयंकर तरीके से एक प्रकार से मशीन चल जाती है नोट छापने वाली, ऐसे मान लो उस कर्मचारी के लिए। तो अगर ज्यादा ही उसने डबल टाइम के हिसाब से ड्यूटी कर ली तो कुल मिला के ये चीजें यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कह रहा है कि क्या ओवर टाइम मिलेगा 1.5 गुना, और एक लिमिट वैधानिक सीमा के अंदर तो बिल्कुल 1.5 गुना, और उससे ऊपर कितने गुना? 2 टाइम्स मिलता है सर। आगे, फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज बियॉन्ड द स्टैच्यूरी हावर्स ओवर टाइम शेल बी पेड एट, ये कह रहा है कि 1.5 गुना ऑर्डिनरी रेट ऑफ पे। ये कहना चाह रहा है अगला वैधानिक घंटों से ज्यादा। वैधानिक घंटों से ज्यादा भी क्या 1.5 गुना होगा क्या? नहीं सर, 1.5 गुना क्या होगा, यहाँ तो 2 टाइम्स की बात हो रही है। ये कह रहा है कि परफॉर्मिंग बियॉन्ड द स्टैच्यूरी आवर्स, यहाँ बियॉन्ड नहीं है, यहाँ तो इनसाइड की बात हो रही थी पिछले में, देख लो। तो बिटवीन, यहाँ तो बिटवीन बात हो रही थी रोस्टेड एंड स्टैच्यूरी आवर्स। अगर वैधानिक सीमा के अंदर की बात हो रही है इसका मतलब 1.5 टाइम्स आपको मिलेगा, 1.5 गुना मिलेगा पैसा। लेकिन यहाँ बियॉन्ड का मतलब के बाहर जाके, तो वैधानिक घंटों से अधिक समय तक कर्तव्यों का पालन करने के लिए वेतन की सामान्य दर 1.5 गुना है क्या? नहीं सर, 1.5 गुना नहीं है, नो आंसर होगा हमारा। कुल मिला के ये कितने गुना है सर? 2 टाइम्स है। बोलो, याद रह जाएगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत शानदार। अगला, एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पज टू कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रेस्पेक्ट ऑफ EI स्टाफ इज वीकली। सीधा सीधा ये कहना चाह रहा है कि EI जो कर्मचारियों के संबंध में ओवर टाइम की गणना के लिए औसत अवधि साप्ताहिक है, वीकली बात हो रही है। तो अभी तो मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले, रनिंग कर्मचारियों और दोनों के बारे में मैंने यहाँ बताया था कि अब देखिए, आप खुद देखिए, इंटेंसिव कैटेगरी के लिए मैंने कहा था कि इनका जो रोस्टर बनता है वो कैसे बनता है? बाई वीकली बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये भी बताया था कि ये दोनों कैटेगरी देखो, EI के पास से एरो जा रहा है और एरो जाके यहाँ पे ये कह रहा है कि इनका जो रोस्टर बनेगा ये कैसा बनेगा? वीकली। मजा आ जाएगा, गजब गजब तरीके से गर्दा उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी चीजें बताने के बाद सवाल करते हो ना, ऐसे सवाल आत्मसमर्पण कर देगा आपके सामने, सरेंडर हो जाएगा सवाल, सरेंडर होकर कहेगा साहब पूछिए मेरे से कि क्या आंसर देना है। तो कुल मिला के यहाँ भी हमें ये पता लगा कि यहाँ पर ये जो सवाल है इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो EI कर्मचारी हैं, जो एसेंशियली इंटरमिटेंट कर्मचारी हैं, उनके संबंध में ओवर टाइम की गणना के लिए क्या वीकली चीजें होती हैं क्या? आप सोचोगे नहीं सर बाई वीकली होती हैं। अरे वो इंटेंसिव में होती हैं, यहाँ पर तो वीकली होंगी। यस, ये बात हमने की। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पार्ट था HOER हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कई बार इसकी। ये 2005 में सेक्शन 136 में चेंजमेंट के साथ ये 2005 में कुछ अमेंडमेंट हुए। ये 1989 के चैप्टर 14 के अंदर सर ये बातें की गई हैं सारी की सारी। जो HOER का बदलाव 1961 में हुआ था। 4 प्रकार की कैटेगरी, इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, EI और एक्सक्लूडेड, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और एक्सक्लूडेड एनी टाइम ड्यूटी पर। एक प्रकार से इस प्रकार की बातें की। 2-2 घंटे सबसे एक्स्ट्रा नौकरी करा सकते हो। उसके बाद में स्टैच्यूरी आवर्स और रोस्टर आवर्स के बीच का समय, वैधानिक सीमा के बीच का समय 1.5 गुना सैलरी, और अगर उससे बियॉन्ड चले गए तो 2 गुना सैलरी देनी पड़ेगी। इंटेंसिव 130D में धाराएं टोटल 7 हैं, 130 से 136। तो कुल मिला के इंटेंसिव 130D में और बाकी
कंटिन्यूअस से लगातार 130 ए, 100 EI, 130 बी और एक्सक्लूडेड 130 सी, यहां बात की हमने। लॉन्ग ऑन होगा 2-2 घंटे बढ़ाकर इन सब का, 6 घंटे वाले इंटेंसिव का जो 8 घंटे से ऊपर लॉन्ग ऑन, जो कंटिन्यूअस है इसका 8 और 2 10 घंटे से ऊपर लॉन्ग ऑन, और EI का जो होगा वो 10 और 2 12 घंटे से ऊपर लॉन्ग ऑन माना जाएगा। ओवर टाइम चालू हो जाएगा सर कर्मचारियों का। शॉर्ट ऑफ जो है वो शॉर्ट ऑफ इंटेंसिव का 12 घंटे से पहले बुला लोगे अगली बार अगले दिन नौकरी के लिए। अगर जो दूसरा कंटिन्यूअस कैटेगरी है उसका 10 घंटे से पहले बुला लोगे, और EI जो है उसको 8 घंटे से पहले बुला लोगे, तो उनका शॉर्ट ऑफ माना जाएगा। कंटिन्यूअस और इंटेंसिव कैटेगरी को वीकली जो रेस्ट है वो 30 घंटे का देना पड़ेगा, और जो EI है उसको 24 घंटे का मिनिमम रेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा इंटेंसिव कैटेगरी महीने के अंदर वीक, एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर 42 टू 45 आवर्स नौकरी करेगी। कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में 48 टू 54 आवर्स, लेकिन अंडरलाइन करके जो कार्यालयी लिपिक हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ है जो ऑफिसों में काम करता है, 5 डे वीक होती है, वो 40 घंटे ही नौकरी करेंगे। बाकी सब 48 टू 54 आवर्स तक नौकरी करेंगे। उसके बाद में और क्या बात की, EI के लोग हैं ये 60 घंटे से 72 घंटे तक नौकरी करेंगे, लेकिन रेस्ट हाउस और क्लब्स के जो लोग होंगे वो 75 आवर्स भी नौकरी करेंगे। तो इस प्रकार से हमने बात की। और कुछ चीजें और पढ़ी हमने, जैसे मान लो जो हाफ किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर आदमी रहता है, वह आदमी 7 घंटे की नौकरी 8 घंटे तक मानी जाएगी अगर कंटिन्यू कर रहा है तो। वरना ब्रेक में अगर स्पेल में कर सकता है तो मैक्सिमम 3 स्पेल आप यूज कर सकते हो 2 ब्रेक के साथ, बाकी और कम स्पेल तो ले ही सकते हो। इस प्रकार से रोड साइड स्टेशन भी होते हैं, नॉन रोड साइड स्टेशन भी होते हैं, प्रिपरेटरी और कॉम्प्लीमेंट्री टाइम के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये HOER था दोस्तों, हमने गजब तरीके से इसको कवर करने की कोशिश की। HOER का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं रहने देंगे कि आपके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में एक इतना बर्डन बना हुआ था कि सर व्हाट इज HOER, व्हाट इज HOER, सर दिस इज HOER एंड वी फिनिश्ड इट, हमने कंप्लीट कर दिया इसको। क्या था HOER? कुछ नहीं था सर, एक बार ध्यान से पढ़ो तो सही। तो ये क्लास थी हमारी, और जिसमें HOER को हमने एकदम बारीकी से पढ़ा। आगे भी अगर आपको कोई टॉपिक कवर करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर उस चीज पर विचार करते हैं। वो चीज इंस्टेंट लागू ना हो तो आप बुरा ना माने, इंस्टेंट लागू नहीं होगी लेकिन हमारे दिमाग में चलती रहती है वो चीज। हमारे लिए जब फेमिलियर कंडीशन होती है उस समय हम उस चीज को अप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सेशन था, कंप्लीट किया हमने बहुत गजब तरीके से। फिर एक सेशन साइड में पैरेलली हमारा फाइनेंशियल रूल्स का चल रहा है, वो भी चलता रहेगा। प्लस में एक रेलवे जीके का भी हम सेशन लाने वाले हैं, जिसमें जो रेलवे ने नई नई चीजें की हैं, रेलवे पुल बनाया है, ब्रिज जो है रेलवे ब्रिज बनाया नया, कहीं रेलवे में ATM लगाया है, कहाँ पर लगाया है, ये सारे रेलवे से डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम अभी अपडेटेड लेटेस्ट जल्द से जल्द एक क्लास आपके लिए लेके आएंगे दोस्तों। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल की नीड है तो आप इन सभी एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल यहाँ पर इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के और अवेलेबल करा सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए दोस्तों। आप देख रहे थे रेलवे नॉलेज चैनल RV सर के साथ, और फिर मिलेंगे नई ऊर्जा और उमंग के साथ। महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखिए, खुद की हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो पढ़ाई गजब तरीके की होती है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, भारत जिंदाबाद।